आज स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्मदिवस है और उनकी धर्मपत्नी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बहुगुणा जी का जन्मदिवस भी है और बहुत ही बड़ी शख्सियत है बहुगुणा जी। लेकिन पहाड़ों को लेकर जो दर्द उनका था, वो दर्द एक बहुत सोच उन्होंने रखी थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना? उन्होंने बहुत पहले एक लेख लिखा था, हिमालय ने युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने कहा था कि हिमालय को हमको उसके आर्थिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हमको उसको, वो तो पूरे उत्तर भारत को जीवन देने वाला है, हमारी संस्कृति को जीवन देने वाला है, इसलिए हमको उस हिसाब से उसका संरक्षण करना चाहिए। आज हमारी अंग्रेज़ों ने जो वन नीति, जिसमें उन्होंने व्यापारिक, हमारे वनों को उन्होंने व्यापारिक उसमें ढाल दिया और उसके लिए उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए चीड़ों का रंग उधारी, जिससे कि उनको मटेरियल मिला, मनी मिले। तो उन्होंने जंगलों से ये पैसा कमाने का जो धंधा था वो अंग्रेज़ों ने शुरू किया। जब विल्सन ने सबसे पहले जब वो पैसा लेकर के गया उसके पास, राजा के पास, हमारे राजा उस समय तो सब उसमें होता था कर भी घी वस्तु के रूप में, पैसे का कोई वो नहीं था। तो जब विल्सन जब गया, उसने उनके पास कहा, राजा के पास उस पैसे रखे, उसने कहा अरे इतने पैसे? तो उसने कहा अरे महाराज, आप मुझको जंगलों का काटने का ठेका दो तो मैं तो आपको कितना पैसा दूंगा। तो उन्होंने कहा विल्सन मेरे सोने की पोतली। और तब से फिर जंगलों का फिर सफाया शुरू हुआ, वन नीति में चीड़ के बन। तो उसके बाद हिमालय, यदि चिपको आंदोलन नहीं होता तो हिमालय तो नंगा हो जाता। चिपको आंदोलन को लगातार 8 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, जंगलों में डेरे डालने पड़े। 1 महीना तक हमको जंगलों, जहाँ जंगल कट रहा था, बाजारगढ़ के जंगल में 6 महिलाएं, हम दिन में जगह जगह से जुलूस आता था और वो शाम को तो चले जाते थे। तो ठेकेदार जो था वो कहता रात को काटो नेपाली मजदूरों से, तो रात को चांदनी रात में, तो हमको रात को भी दौड़ना पड़ता था। और 1 महीना लगातार हम वहाँ रहे और बहुगुणा जी को उपवास के बाद उनको पकड़ करके ले गए, जो सरकार की जो नीति होती है। लेकिन महिलाओं ने मोर्चा नहीं छोड़ा। उन्होंने उस समय लिखा था कि हिमालय ने युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने कहा था बांध, अभी जो हमारा जोशीमठ में जो हो रहा है, अब देखिए हमारे हर नदी पर हमने पैसे के लिए हर नदी को बांधे उसका प्राकृतिक स्वरूप को विकृत कर रहे हैं। सड़क अपने पर्यटक के लिए हम हजारों लाखों पेड़ काट दे हैं, जनता की कोई सुनता नहीं है, वहाँ के स्थानीय लोगों की उसमें कोई भागीदारी नहीं है। उनको पैसा चाहिए और पैसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए। केदारनाथ की उतनी बड़ी त्रासदा के बाद भी हम नहीं चेते, तो ऐसा नहीं होगा। वो तो विष्णु अब जो है उसमें जोशीमठ में, वो तो बहुत बड़ी चेतावनी है, उसके बाद भी नहीं चेतेंगे तो क्या होगा। अच्छा, आपका जो जीवन है वो संघर्ष से जुड़ा रहा है बहुगुणा जी के साथ, और जिस तरीके से जोशीमठ का हम जिक्र कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी आहट है किसी अनहोनी की? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जैसे अभी भी लोग चाहते हैं, तो हमको एकदम अपने जो विकास कार्य उसकी शैली बदल देनी चाहिए। अब तो एकदम प्रकृति ने अपना खुला रूप दिखा दिया है, विद्रोह कर दिया है, उसके बाद भी हम नहीं चेतेंगे तो क्या होगा? क्या होगा इस देश का, इस पूरे देश के लिए खतरा है ना। वो तो हमारी नदियाँ, मान लीजिए पता नहीं क्या होता है, और यदि वो कहीं रुकी और उसके बाद फ्लड फिर गया तो पूरा उत्तर भारत नहीं जाएगा। और हिमालय तो पूरा, जितने हमने बांध बनाए हैं, जितने सुरंगें, जब हमने 12 साल बिताए टिहरी में नदी के किनारे, और 2 साल हमने ऊपर, जब डीएम ने वहाँ हमको शिफ्ट किया, 14 साल हमने नदी के किनारे बिताए। बार बार यही कहते रहे कि हमारी ऐसी टेक्निक है कि वो बांध नहीं टूटेगा, लेकिन जो वो विस्फोट जब होते हैं सुरंग बनाने के लिए, उससे हमारे मेज़ पर जो वो रखी रहती ऐसे उछलती थी थालियाँ। तो हिमालय जो है पूरा हमने हिला दिया है उन विस्फोटों से। विकास के नाम पर जो हम आज विस्फोट कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार जल्दी से जल्दी काम पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विस्फोट करते हैं।
क्योंकि उनको तो मुझसे कोई लेना देना नहीं, उनको तो अपना पैसा चाहिए और सरकार को पैसा चाहिए। लेकिन हिमालय पूरा हिला दिया है हमने, तो हमको स्टॉप करना चाहिए। उनकी जो सोच थी, उनकी जो पथचिन्ह पर जो चलना चाहिए था वो नहीं चल रही। चलते नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी तो वो तो दूरदर्शी थे, और उन्होंने उनके उस समय के लेखों को देखो, उन्होंने बार बार कहा है, लेकिन लोगों ने अनसुनी। उन्होंने कहा था अगला युद्ध जो होगा पानी के लिए होगा। तो आज हर एक नदियों पर पानी कितना कम हो गया है। वो कहते थे कि हिमालय को तुम ऐसे वृक्षों से भरो जिससे कि उसकी जो खोई हुई शक्ति है वो फिर आए। चौड़ी पत्ती के वृक्षों से वहाँ का ऐसा वो बनाओ जिससे कि जो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और धरती की मिट्टी पानी का बढ़े, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़े, पानी के स्रोत बढ़े। नदियों में पानी बहुत कम हो रहा है, हर जगह पानी कमी हो। हम पानी का खनन कर रहे हैं, गहरे गहरे जाता जा रहा है। आखिर एक दिन क्या होगा? तो ये लोग इस पर नहीं आ रहे हैं। तो क्या विकास क्या इसी पीढ़ी के लिए चाहिए? किसे आप जिम्मेदार मानती हैं इन तमाम चीज़ों के लिए? आज के योजनाकार जो हैं उनको मानती हूँ कि आज का हमारे सत्ता में जो बैठे हैं वो पाश्चात्य मॉडल को अपना वो मानते हैं। तो यदि हम हमारे देश की आबादी, पाश्चात्य आप देखते हैं, पाश्चात्य देश जो है दूसरे शस्त्र बनाने पर, दूसरे को लड़ाने पर अपने हथियार बेच रहे हैं और वो औरों को लड़ा रहे हैं और उससे अपना पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो हम यदि उनके उस, हमारा देश जो है कितनी आबादी वाला देश है, हर हाथ को काम मिले तब जा कर के हमारी जो अर्थव्यवस्था है और हमारा जो सुख और शांति, मनुष्य को पैसा चाहिए, सुख शांति चाहिए। विदेशों में पैसा है लेकिन सुख शांति तो नहीं है ना, उसकी खोज में तो भारत में आ रहे हैं। तो पैसे से सुख और शांति नहीं मिलती है। तो हमें तो इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए जो गांधी जी ने कहा था कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए। हमारे यहाँ कहते भारत में ताले नहीं लगते थे क्योंकि सबके पास था, रोज़गार सबके पास था, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर सारा यहाँ का कच्चा माल ले गए और उससे उन्होंने वहाँ से पका बना कर रोज़गार हमारे सारे ख़त्म हो गए। तो हमको उसी उस पर और लौटना होगा। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में सब सुखी रहें, तो हर हाथ को काम मिले, तो हमको गांधी जी की विकास की योजना पर आना पड़ेगा। अच्छा, सरकार को कोई आप संदेश देना चाहती हैं ताकि सरकार इन बातों पर अमल करे, बोगना जी की बातों पर अमल करे? बस सरकार को तो ये है कि उनके सामने तो सबसे बड़ा वो तो जोशीमठ ने जो है उनके सामने, प्रकृति ने उनके सामने एक चुनौती रख दी है। तो उस चुनौती को वो स्वीकार करें और लोगों के पुनर्वास पर तो ध्यान दें, अपनी जो ये विकास की जो है अवधारणा वो बदले हो। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो माताजी हमारे साथ थी जिनका साफ तौर पर सरकार को ये नसीहत वो दे रही हैं कि सरकार को जो अपनी धारणा है उस धारणा को बदलना पड़ेगा, जोशीमठ पर पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर जो विनाश हो रहा है वो विनाश रुक सके और वहाँ के लोगों का पलायन वहाँ से हो सके और वहाँ के लोग बच सके। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ क्राइम पेट्रोल की देहरादून से कैलाश बेस्ट।